देश को आज नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा के बीच मुकाबला है। एनडीए की तरफ से पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ और यूपीए की तरफ से मार्गरेट अल्वा के बीच मुकाबला। एनडीए के उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, यूपीए के उम्मीदवार हैं मार्गरेट अल्वा। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान 10 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। एनडीए के जगदीप धनखड़ और विपक्ष की मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे और मतगणना आज देर शाम को ही होगी। परिणाम भी आज ही आ जाएगा कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। संख्या बल पर ध्यान दें तो जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। कौन होगा देश का अगला उपराष्ट्रपति, निगाहें अब सभी की। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान की प्रक्रिया 10 बजे से 5 बजे तक जारी रहेगी। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इसमें वोट करेंगे। देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होना है। प्रदेश के जगदीप धनखड़ को एनडीए ने अपना प्रत्याशी बनाया है। झुंझुनू से ताल्लुक रखने वाले जगदीप धनखड़ पेशे से वकील हैं। उनके साथ वकालत करने वाले और उनके जूनियर आज भी उनके साथ बिताए पलों को याद करते हैं। वकालत में उनका बड़ा लंबा बदलाव था। जब तक वो राजनीति में आए उससे पहले जयपुर में जब वो थे, मैंने जो उनका व्यक्तित्व देखा, एक बहुत कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है और बहुत शांत स्वभाव के और अत्यंत व्यवहार कुशल। इतने व्यवहार कुशल कि किसी को ये महसूस भी नहीं होता कि वो इतनी बड़ी शख्सियत है। ये परिचय उस शख्सियत का जिसका उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। जी हां, आंकड़ों के लिहाज से देखें तो जगदीप धनखड़ के लिए यह चुनाव बेहद आसान दिखाई दे रहा है और उनकी जीत सुनिश्चित लग रही है। साल 1951 में झुंझुनू के किठाना गांव में जन्मे जगदीप धनखड़ राजनीति से पहले वकालत में अपनी धाक जमा चुके हैं। 1977 में वकालत में एनरोल हुए। 1987 में हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष बने। 1990 में सीनियर अधिवक्ता डेजिग्नेट हुए। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य निर्वाचित हुए। धनखड़ के कई जूनियर अधिवक्ता आज बड़े पदों पर हैं। जगदीप धनखड़ के एक और जूनियर और रिश्ते में जगदीप धनखड़ के साले प्रवीण बलवदा आज भी उसी चैम्बर से अपनी वकालत करते हैं जहां राजनीति में जाने से पहले जगदीप धनखड़ वकालत किया करते थे। इनके चैम्बर में आज भी लॉ की वे किताबें मौजूद हैं जिन्हें पढ़कर जगदीप धनखड़ ने वकालत की दुनिया में अपना डंका बजाया। राजस्थान में आज तक उनसे बड़ा वकील, उनसे ज्यादा काम वाला वकील कोई नहीं हुआ। उनका ऑफिस इतना बड़ा था कि 30 से 35 वकील उनके साथ सदा काम करते थे और उनमें से कुछ तो अब उच्च न्यायालय के मतलब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन के भी रिटायर हुए हैं। 16 जुलाई की शाम जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धनखड़ के नाम का ऐलान किया तो प्रदेश के वकीलों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिस बार के कभी जगदीप धनखड़ अध्यक्ष थे, उसी बार में महासचिव रहे अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा कहते हैं कि जगदीप धनखड़ की वकालत के किस्से आज भी हाई कोर्ट में बड़े चाव से सुनाए जाते हैं। धनखड़ साहब का हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी बार एसोसिएशन के सदस्यों के प्रति हमेशा सहृदयता रही है। जब भी कोई हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, जैसे वेस्ट बंगाल में वो गवर्नर थे, तो वहाँ कोई भी बात होती थी उनसे बात करते थे। डायरेक्ट फोन उठाते हैं हर वकील का। चुनाव में जगदीप धनखड़ की जीत लगभग तय है। वे उपराष्ट्रपति बनते हैं तो वे राजस्थान के ऐसे दूसरे शख्स होंगे जो इस पद पर काबिज होंगे। इससे पहले राजस्थान के ही भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति रह चुके हैं।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। चलिए, दिल्ली से सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। वोटिंग प्रक्रिया 10 बजे से 5 बजे तक का वक्त है। शुरू हो चुका है मतदान? बिल्कुल, देखिए, जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और 5 बजे तक ये पूरी वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। और आपको बता दूं कि 5 बजे के तुरंत बाद जैसे ही वोटिंग प्रक्रिया खत्म होती है उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। और चूंकि इसमें राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हैं वही वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा वक्त जो मतगणना में है वो नहीं लगने जा रहा है। और संभावना ये जताई जा रही है कि वो मतलब कह सकते हैं कि 5 बजे के बाद तकरीबन 1 से 2 घंटे का वक्त लगेगा जब जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। और जहां तक संख्या बल की अगर हम बात करें तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को एक बड़ी जीत मिलने जा रही है, क्योंकि बीजेपी को केवल बीजेपी के पास जो मत हैं उनके मुताबिक ही, उनके सहारे ही जगदीप धनखड़ को जीत मिल जाएगी। अगर उसमें एनडीए के सांसदों को भी हम जोड़ देते हैं, इसके अलावा जो कुछ और विपक्षी पार्टियां जो एनडीए के घटक दल नहीं है जिनका समर्थन मिला है, अगर उनको जोड़ देते हैं तो ये मार्जिन तकरीबन 450 से 500 तक जा सकता है। यानी कि एक बड़ी जीत जगदीप धनखड़ को मिलने जा रही है। देखना होगा कि किस तरीके से आगे और कुछ विपक्षी पार्टियां क्या जगदीप धनखड़ को वोट डालते हैं, क्योंकि इससे जो है वो अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो इससे कहीं ना कहीं मार्जिन में और बढ़ावा मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि आज शाम 7 बजे तक देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा वो साफ हो जाएगा। जी देखिए, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। अब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और सभी सांसद, लोकसभा, राज्यसभा सदस्य अपने वोट का प्रयोग करने के लिए कतारों में खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आपने चुनाव में देखा होगा, आम आदमी अपनी लाइन में लगकर वोटिंग अपने मत के प्रयोग का इंतजार करता है, उसी तरह आज ये सांसद भी इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी अभी पहुंचे हैं। ठीक कुछ देर पहले, कुछ सेकंडों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अनूप, अगर आंकड़ों की बात की जाए, जगदीप धनखड़ का जीतना बिल्कुल तय माना जा रहा है। क्या कहते हैं ये आंकड़े, अगर आप थोड़ा स्पेसिफाई कर पाए? बिल्कुल, देखिए, आंकड़ों की अगर हम बात करें तो लोकसभा में 303 सदस्य बीजेपी के हैं, अकेले बीजेपी के 303 सदस्य हैं। और अगर राज्यसभा की बात करें तो 91 बीजेपी के सदस्य हैं। अगर उसमें नॉमिनेटेड भी जोड़ दे तो इसका जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के ये आसानी से, अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ दे तो आसानी से जो कुल जो मतदान आज होने वाला है उससे आधे से ज्यादा संख्या इनके सिर्फ बीजेपी के सांसदों की है। बीजेपी ने इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी की है और कल खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में एक पूरा ट्रेनिंग सेशन किया गया था, जिसमें बीजेपी सांसदों को बताया गया था कि किस तरीके से वोटिंग डालनी है, कोई अनवैलिड वोट ना हो जाए, क्योंकि अनवैलिड वोट होने का खामियाजा सीधे संख्या बल में पड़ता है। हालांकि जीत हार से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा है। तो जीत का आंकड़ा ज्यादा हो, इसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। उसमें एनडीए के सांसद भी थे, तो बीजेपी अकेले दम पे जिता रही है। अगर उसमें एनडीए के भी अगर हम आंकड़ों को अगर हम जोड़ दे तो ये जीत का जो आंकड़ा है वो बढ़ जाता है। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस ने फैसला लिया है कि वो इस पूरी प्रक्रिया से, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है उससे वो अब्सटेन करेंगे। तो उसका भी सीधा फायदा, क्योंकि उनके सदस्य अगर वोट नहीं डालेंगे तो इसका सीधा फायदा जगदीप धनखड़ को मिलता दिख रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो एक संभावना जताई जा रही है कि तकरीबन 450 से 500 जो वोट है वो सीधे जगदीप धनखड़ को मिलने जा रहा है। और मार्केट हलवा, हालांकि कांग्रेस और कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने तरीके से जरूर रणनीति बनाई है, लेकिन संख्या बल उनके समर्थन में नहीं दिखती। अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कह दिया कि मार्केट हलवा को समर्थन देगी। इधर खबर आई थी ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाली हैं, उसको लेकर भी कुछ कयास लगाए जा रहे थे।
नहीं, देखिए, ममता बनर्जी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ली है और तृणमूल कांग्रेस, चूंकि देखिए जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल में राज्यपाल हुआ करते थे और उन्हें बीजेपी ने वहां से उठाकर उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, तो एक मोरालिटी होती है कि जिस राज्य में अगर राज्यपाल हैं तो वहां के जो सांसद हैं वो भी वोट डालें और उनके समर्थन करें। चूंकि सीधे समर्थन में भी खड़ा नहीं होना चाह रही थी ममता बनर्जी जगदीप धनखड़ के, इसलिए उन्होंने पूरी प्रक्रिया से अपने आप को अलग ये देखिए, अनूप, मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं आ रहा हूँ फिर से आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मत डालने के लिए, अपना वोट कास्ट करने के लिए देखिए अंदर बूथ में चले गए हैं और अपना मत का प्रयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सीधी तस्वीरें देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे सबसे पहले और अब अपने मत का प्रयोग किया प्रधानमंत्री ने। जी अनूप। जी बिल्कुल, आपको वही बता रहा था कि तृणमूल कांग्रेस, चूंकि तृणमूल कांग्रेस इससे इस पूरे वोटिंग प्रक्रिया से अलग रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये जीत का जो मार्जिन है वो बड़ा हो जाएगा। जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का आपने जिक्र किया, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मजबूरी थी द्रौपदी मुर्मू को वोट डालना, क्योंकि वो एक आदिवासी और एक महिला उम्मीदवार थी। तो उस वक्त में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये फैसला लिया था कि वो द्रौपदी मुर्मू को वोट डालेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार तो ऐसा हुआ नहीं, तो इसका बहुत ज्यादा असर नहीं दिखता है। वहीं आपको बता दूं कि जिस तरह से शिवसेना के बीच में ही अंदर खाने एक टसल देखने को मिल रहा है, शिवसेना ने आधिकारिक रूप से तो मार्गरेट अल्वा को समर्थन करने का फैसला लिया है, लेकिन उनके ज्यादातर सांसद जो हैं वो जगदीप धनखड़ को वोट करेंगे, क्योंकि उनका जो सीधा समर्थन है वो बीजेपी के साथ है। तो इसका भी सीधा फायदा जो है वो जगदीप धनखड़ को मिलता दिख रहा है। तो कह सकते हैं कि जगदीप धनखड़ के लिए ये जीत जो है वो अब सिर्फ ये है कि कितने मार्जिन से वो जीतते हैं। जीत तय है, लेकिन कितने मार्जिन से जीतते हैं। और अगर जो विपक्षी पार्टियों के सांसद अगर उनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग की जाती है तो उनका भी जो वोट है वो इनको पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि बड़े मार्जिन से जीत जो है वो जगदीप धनखड़ की होने जा रही है। अच्छा, वोटिंग प्रक्रिया के बारे में आप कुछ बता पाएं, किस तरह से वोट होता है? क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के तहत चुनाव बताया जा रहा है, ये होता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग प्रक्रिया कुछ होती है, इसके बारे में आप कुछ समझा पाएं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं और इसमें ये बैलेट बॉक्स और गोपनीय वोटिंग के जरिए जो है ये वोट किया जाता है। दूसरी बात आपको बता दूं कि हर के पास फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस के वोट होते हैं। मतलब आप किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं उपराष्ट्रपति के लिए, सेकंड प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं, ये तो सांसदों की तरफ से की जाती है। जब ये पूरी वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो फिर सबसे पहले इसकी काउंटिंग की जाती है। मसलन मान लीजिए कि अगर टोटल 750 सदस्यों ने अगर वोट डाले हैं तो इसको आप आधा से भाग करें और एक जोड़ दें तो उतना वोट जिस उम्मीदवार को मिलेगा उसको जीत मानी जाती है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देखा जाता है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में ही अगर किसी उम्मीदवार को अगर ये आंकड़ा उस उम्मीदवार ने पार कर लिया तो उसकी जीत मानी जाती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इस बार की जो वोटिंग हो रही है उसमें बहुत ही आसान तरीके से फर्स्ट प्रेफरेंस में ही जगदीप धनखड़ को जीत मिल जाएगी। उनको आगे की जो एक प्रक्रिया होती है, जो ट्रांसफर किए जाते हैं वोट, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, या सेकंड प्रेफरेंस को देख करके चीजें की जाती है उसकी जरूरत नहीं पड़ने जा रही है। तो ये कह सकते हैं ये पूरी प्रक्रिया है। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है जिसमें कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारे विधानसभा में उसकी वोटिंग होती है, तो इस तरह से नहीं, बहुत ही आसान है। इसमें चूंकि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही वोट डालते हैं तो इसकी प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कह जा सकती। टीएमसी ने वोटिंग से बाहर रहने का फैसला किया, तो इससे क्या कुछ आंकड़ों पर कितना, हालांकि ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अब 783 से 747 ये वोटों की संख्या रह गई है, क्या असर टीएमसी के बाहर रहने से?
नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से टीएमसी के जो सदस्य हैं, अगर वो सीधे अगर इस वोटिंग प्रक्रिया से अलग होते हैं तो इसका सीधा फायदा जो है वो जगदीप धनखड़ को मिलता है, क्योंकि टीएमसी के 23 लोकसभा और राज्यसभा में 13 सदस्य हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो अगर 36 सांसद अगर इस पूरे वोटिंग प्रक्रिया से अलग होंगे तो जो संख्या है, टोटल वोटरों की संख्या है वो 747 750 के आसपास रह जाएगी। तो इसका जो सीधा फायदा इसलिए दिखता है क्योंकि अगर 747 या 750 है तो उसके आंकड़े को आप आधा कर दे और एक जोड़ दे तो आप देखेंगे कि जो 303 बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं और 91 जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हीं को मिलाकर ये आंकड़ा पूरा हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ ज्यादातर नॉमिनेटेड जो सदस्य हैं राज्यसभा के, वो भी जगदीप धनखड़ के पक्ष में ही वोट डालेंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत आसान प्रक्रिया हो जाती है, खासकर जीत को लेकर के और जगदीप धनखड़ को लेकर के। अब बीजेपी के लिहाज से ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ जहां राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को एक बड़े अंतर से जीत मिली थी, वहीं अगर जगदीप धनखड़ को भी अगर जीत मिलती है तो ये एक संदेश है विपक्षी पार्टियों को लेकर के कि किस तरीके से देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरह से समर्थन कर रही है बीजेपी को। एक बड़े कह सकते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में भी एक बड़े मार्जिन में जीत मिली है इसी के परिणाम के तहत। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति के चुनाव पर भी एक बड़ी जीत मिलती है। तो ये कुल मिलाकर एक संदेश जाएगा बीजेपी के लिहाज से कि किस तरीके से एक प्रचंड समर्थन जो है वो बीजेपी को मिलती जा रही है। अच्छा, क्या ऐसी कुछ प्रक्रिया है, ऐसा कोई विकल्प है कि अगर कोई सांसद नहीं पहुंच पाता है वोटिंग के लिए? मैं इसका उदाहरण देता हूं, खबर आई थी अनूप की सांसद संजय धोत्रे की तबीयत ठीक नहीं है और वो नहीं पहुंच पाएंगे। क्या कोई विकल्प होगा उनके पास कि वो संसद भवन ना जाकर अपने मत का इस्तेमाल कहीं और से कर सके? देखिए, बैलेट बॉक्स के जरिए, गोपनीय वोटिंग के जरिए इसकी पूरी वोटिंग प्रक्रिया की जाती है, तो ऐसे में कोई विकल्प नहीं है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपति का जब चुनाव था तब भी कुछ उम्मीदवार बीमार थे या देश से बाहर थे, इस वजह से हालांकि उन्होंने पहले से परमिशन ले रखी थी, अपनी मजबूरी बताई थी, इस वजह से वो वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए थे। तो कुल मिलाकर के उनके लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन देखिए, चूंकि मार्जिन बहुत ज्यादा है, अगर बहुत कम मार्जिन होता तो संभावना थी कि इसके लिए बीजेपी व्यवस्था करती किसी तरीके से लाने के लिए, तो वो व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चूंकि बहुत मार्जिन, अगर आप आंकड़ों में अगर ध्यान दें तो मार्जिन बहुत बड़ा है, तो बहुत आसान जीत जो है वो मिलने जा रही है। और ये बिल्कुल। अनूप, ये और बताइए अनूप, क्या अब जिस तरह से जगदीप धनखड़ की जीत तो सुनिश्चित मानी जा रही है, कई दलों ने समर्थन की भी घोषणा कर दी है जगदीप धनखड़ को, इसके बाद लगता नहीं है यूपीए को, कांग्रेस को गहन मंथन, गहन चिंतन की जरूरत है? कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, अपने जनाधार को मजबूत की बात भी कर रही है। कांग्रेस लगातार बार बार बता रही है कि लोगों के बीच अब हमारी पैठ फिर से उसी तरह से हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन पार्टियां जिस तरह से कांग्रेस से, यूपीए से अपना ताल्लुक, ये कहते हैं, संबंध तोड़ रही है और एनडीए के साथ जुड़ रही है, समर्थन दे रही है, एक कांग्रेस को, यूपीए को एक गहन मंथन चिंतन की जरूरत है। चुनाव नजदीक है अब तो। देखिए, जब हम बात यूपीए की अगर हम करते हैं तो ये भी हमें देखना होगा कि यूपीए में कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं। जब लोकसभा चुनाव सामने आते हैं तो फिर हमने देखा है कि एक अलग सा एक तस्वीर सामने देखने को मिलती है जो कांग्रेस का समर्थन करती दिखती है। दूसरी तरफ जब दूसरे मौके आते हैं, जब किसी तरह का प्रोटेस्ट या सरकार का विरोध करना होता है, तो फिर कुछ राजनीतिक पार्टियां उनसे जुड़ती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये आत्ममंथन करने की जरूरत जरूर है, क्योंकि अगर विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करें तो आज तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी विपक्षी पार्टी है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो बसपा एक बड़ी विपक्षी पार्टी है। लेकिन सभी को एकजुट करने में
कहीं ना कहीं कांग्रेस नाकाम दिखती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ ये राजनीतिक पार्टियां नहीं दिखती है, क्योंकि उनकी जो लड़ाई है वो राज्य में भी कांग्रेस के साथ है। तो कुल मिलाकर के ठीक। अनूप, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। अनूप गुप्ता मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़े। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।